तो मुझे बचाने के चक्कर में उन लोहे के सरियों के नीचे ना आती। काका, आप खुद को दोष मत दीजिए। मैंने एक ठंडी आ भरी और काका का हाथ थाम लिया। मेरा दिल चिनात्सु के लिए तड़प रहा था, लेकिन सामने खड़े उस बुजुर्ग की हालत देखकर मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। चेन काका ने अपने थैले से तह किए हुए कुछ पुराने नोट निकाले और कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये पैसे तुम रख लो, अगर कम पड़े तो बताना, मैं कहीं और से इंतजाम करूंगा। तभी बाकी मजदूर भी मेरे पास आ गए और सबने अपनी जेब से जो भी पैसे थे निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं दंग रह गया। ये वही लोग हैं जो इन चंद रुपयों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, लेकिन आज किसी की जरूरत पड़ने पर बिना कुछ सोचे अपना सब कुछ देने को तैयार थे। कितनी सादगी और कितनी सच्चाई थी उनकी इस मदद में। वही दूसरी तरफ मेरे पापा का बिजनेस की दुनिया थी, जहां लोग सिर्फ मतलब के लिए झूठी मुस्कान के साथ जी हजूरी करते थे। दिखने में तो वहां सब शांत लगता था, पर पीठ पीछे साजिशों का तूफान चलता था। हर रिश्ता बस दिखावा और बनावटी था। आप सबका बहुत शुक्रिया, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये उनकी खून पसीने की कमाई थी, भला मैं इसे कैसे ले सकता था। मैंने अपनी माँ की दी हुई वो चेन निकाली और उसे गिरवी रखने के लिए निकल पड़ा। माँ, आप मुझे माफ कर दूंगी ना? ये चेन मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा। सूरज की रोशनी में वो चेन चमक रही थी। यही तो माँ की आखिरी निशानी थी, जो इतने सालों से मेरे साथ थी। गिरवी रखने वाली दुकान की मालकिन एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसने गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसने मेरी तरफ एक तिरछी और हिकारत भरी नजर डाली और चेन हाथ में ले ली। उसने पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखा, फिर अचानक उसके हाथ ठिठक गए। उसने अपना चश्मा लगाया और फिर से उसे बारीकी से जांचने लगी। कितने पैसे दोगी इसके? उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी चमक रही थी। देखो, इस चेन की कोई खास कीमत नहीं है। मार्केट में ये मुश्किल से 5-6 हजार की होगी। ऊपर से ये सेकंड हैंड है। मैं तुम्हें इसके 3 हजार दे सकती हूँ। क्या? ये बियॉन्से की डिजाइन की हुई डायमंड कस्टमाइज चेन है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही है और इसकी कीमत लाखों में है, और तुम मुझे 3 हजार बता रही हो? मालकिन ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हल्का सा खांसा और फिर से उसे जांचने का नाटक करने लगी। क्या ये तुम्हारी है? हाँ, जल्दी करो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। उसने सिर हिलाया और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि पुलिस ने अंदर आकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हमें खबर मिली है कि तुमने ये कीमती चेन चोरी की है। चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैंने उस मालकिन की तरफ देखा तो उसने मुझे एक हिकारत भरी नजर दी और बोली, मैंने ही पुलिस बुलाई है। क्या पता ये चेन कहां से चुरा कर लाए हो। मैं फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती। मेरा खून खौल उठा। लानत है तुम पर। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ का नाम शेन शुई था, मेरा नाम चेंग लिंग है और मेरे पापा चेंग त्यांगसू है। मैंने अपना आईडी कार्ड मेज पर पटक दिया। जाओ, जाकर चेक कर लो। मेरा दोस्त हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। उसे इन पैसों की जरूरत है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पापा ठंडे चेहरे के साथ वहां खड़े थे। चेंग लिंग, बाहर निकलो। पापा ने बड़े दुख के साथ माँ की वो चेन अपने हाथ में ली और अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराया और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ की आखिरी निशानी को गिरवी रखने की? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? उस थप्पड़ की गूंज से मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने अपनी नजरें उठाकर चेंग तियानक्सू की तरफ देखा। वही इंसान जिसने बचपन से मुझे अपनी हथेलियों पर रखा था, पर उस एक पल के लिए मुझे उनसे नफरत महसूस हुई। मैं अब बड़ा हो चुका हूं और अपनी चीजों का क्या करना है, इसका फैसला लेने का हक मुझे है। मैंने तुम्हें बाहर इसलिए भेजा था ताकि तुम जिंदगी की मुश्किलों को समझ सको, इसलिए नहीं कि तुम अपनी माँ की यादों को बेचकर ऐश करो। मेरी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो गईं। पहली बार मैंने उन पर चिल्लाते हुए अपना सारा गुबार निकाल दिया। मेरा दोस्त इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और पता है उसे ये चोट कहाँ लगी? आपकी उस ठप पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर। कॉन्ट्रैक्टर मुकर गया, मेडिकल बिल भरने से मना कर दिया। ये सब आपके पाप है और मैं बस उनका प्रायश्चित कर रहा हूँ। पापा ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया, लेकिन मेरी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर वो वहीं ठिठक गए। मैंने उनके हाथ से वो चेन छीनी और बाहर की तरफ चल दिया। एक गहरी सांस ली, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आपने सबको बोल ही दिया है कि मेरी कोई मदद ना करे, तो अब आप भी दूर ही रहिए। आखिरकार मैंने वो चेन गिरवी रखी थी और उन पैसों से चिनात्सू के हॉस्पिटल का बिल भरा। ऑपरेशन कामयाब रहा। वो अब वार्ड में शांति से सो रही थी। उसकी सांसें एकदम बराबर चल रही थी। उसके कंधे पर कई टाके आए थे, लेकिन उन निशानों के बावजूद वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मैंने थूक गूटा और धीरे से उसके चेहरे पर एक किस कर लिया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब हर रोज साइट के मजदूर दोस्त उससे मिलने आने लगे थे। वो लोग उसके लिए फल लाते थे, लेकिन खाता मैं ही था। चिनात्सू कभी कभी शीशे में अपने कंधे के उन निशानों को देखती और मुझे खुश करने के लिए मजाक करती। देखो, ये निशान कितने कूल लग रहे हैं ना? मैंने चिढ़कर उसे देखा और कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? इतने सारे टाके लगे हैं तुम्हें, यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। उसने मुझसे पूछा था कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने उधार लिए हैं, इसीलिए जल्दी ठीक हो जाओ ताकि काम पर जाकर मेरा कर्जा चुका सको। मैं उसका स्वभाव अच्छी तरह जानता था। अगर मैं उसे सच बता देता तो वो खुद को कसूरवार मानकर घुटती रहती, और अगर मैं उससे पैसे वापस ना मांगता तो वो कभी सुकून से आराम नहीं कर पाती। मेरा कर्जा उतारने के जुनून में उसने डॉक्टर की हर बात मानी और वो बहुत तेजी से ठीक होने लगी। आखिरकार उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल ही गई। उसके घाव काफी अच्छे से भर रहे थे। मैंने उसके लिए एक अच्छी स्कार रिमूवल क्रीम खरीदी थी, जिसे लगाने के बाद अब वो निशान भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। डूबते सूरज की रोशनी उसके दुबले पतले बदन पर पड़ रही थी और जमीन पर हम दोनों की परछाइयां एक दूसरे में सिमटी हुई थी। साइट पर काम करना बहुत खतरनाक है, अब तुम वहां मत जाना, मैं तुम्हें पालना चाहता हूँ। चिनात्सू ने मेरे कंधे पर थपकी दी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? 4 बर्तन धोने बैठते हो तो 2 तोड़ देते हो। रहने ही दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। उसकी नजरों ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अरे भाई, ये क्या देख रही हो? लड़का लड़की के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। लेकिन तुमने तो तब मुझे किस किया था जब मैं सो रही थी। उसको कैसे पता चला? क्या मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकता हूँ? खैर छोड़ो, वैसे भी जिंदगी बहुत छोटी है, काट लेंगे। मैंने बात घुमाने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए बोला, पर तुम्हें किसी लड़के को इस तरह नहीं देखना चाहिए, समझे? रहने भी दो, बुद्धू कहीं के। अरे अब गाली क्यों दे रही हो? और रुको, भाग क्यों रही हो?
सच तो ये था कि अगर मैं अभी नहीं भागा तो मेरा दिल अपनी सारी सच्चाई उगल देगा। वो पीछे से आवाजें देती रहीं पर मैं नहीं रुका, क्योंकि अगर अभी रुकता तो वो मेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती। लेकिन मेरे दिल की लहरें उस गर्मी की शाम की ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे डोल रही थी। अब क्या करूं? मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। तभी उसके पीरियड शुरू हो गए। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं था। बिना किसी चेतावनी के उसके पीरियड्स तब शुरू हो गए जब मैं सोकर उठा ही था। बिस्तर की चादर तय करते वक्त मेरी नजर उस लाल धब्बे पर पड़ी और मैं एकदम सकपका गया। वो भी सन्न रह गई। जैसे ही उसने मुड़कर अपनी पजामी पर वो खून का निशान देखा, उसका चेहरा शर्म के मारे फटने को हो गया। मैं खुद संभाल लूंगी, तुम दूर रहो। उसने फुर्ती से अपनी पजामी बदली और फटाफट चादर उतारने लगी। उसे देखकर लग रहा था कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। मैं उसकी हालत समझ सकता था। ये उसके लिए सोशल डेथ जैसा पल था। मुझे लगा कि इस वक्त मेरा यहां से गायब हो जाना ही बेहतर है, लेकिन कमरा इतना छोटा सा था कि छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। मैं चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता था। उसे इस तरह बौखलाया हुआ देखकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। मैं किसी गुनहगार बच्चे की तरह दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वो चादर को पानी में भिगोने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पानी ठंडा है, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सच में। इस वक्त भी उसे अपनी इज्जत की पड़ी थी। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पीछे हटाकर खुद चादर रगड़ रगड़ कर धोने लगा। जब मैंने देखा कि वो बेचारी समझ नहीं पा रही कि क्या करे, तो मैंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें जिसकी जरूरत है वो मैंने खरीद कर दराज में रख दिया है। पिछली बार घर की सफाई करते वक्त मैंने देखा था कि वो बहुत ही सस्ती और लोकल ब्रांड की सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल कर रही थी। इंटरनेट पर उनके बारे में काफी कुछ बुरा सुनने को मिलता है, जो लड़कियों की सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी एक क्लासमेट को फोन करके पूछा और कुछ अच्छे ब्रांड के सैनिटरी पैड्स और जरूरत का सामान खरीद कर रख लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी काम आ जाएंगे। उसने दराज खोली तो मेज पर रखे शीशे में मुझे उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जो अब शर्म से लाल हो चुका था। ये बुद्धू यकीनन मन ही मन मेरी तारीफ कर रही होगी। अब तो इसे पता चली गया होगा कि मैं कितना ख्याल रखने वाला और केयरिंग लड़का हूँ। जब वो कुछ नहीं बोली तो मैं चादर धोकर उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ? क्या मैंने गलत ब्रांड के पैड्स खरीद लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने घबराकर हाथ हिलाते हुए मना किया। वो इतना शर्मा रही थी कि मेरी नजरों से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी ये हालत देखकर मैं बस अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए उसे बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगा। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे लिए इतना सा करना तो बनता है। जब मैं दोबारा अपना शहजादे वाला रुतबा हासिल कर लूंगी, तब देखना मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करूंगा। वो बस अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे मुझे देखकर मुस्कुराती रही। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। मैंने प्यार से उसके बाल बिखेर दिए और मजाक में कहा, अरे लगता है लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कमर पर हाथ रखा और चुरकर एक आवाज निकाली, हे भगवान। वो गुस्से में कितनी प्यारी लग रही थी। तभी अचानक मेरी हंसी रुक गई। मैंने घबराहट में थूक गूटा और झुककर उसे अपनी बाहों में भर लिया। चिनात्सु, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उस पल जैसे मेरी दुनिया में हजारों आतिशबाजी एक साथ फूट पड़ी हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। उस घबराहट में उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। अचानक ऐसे प्रपोज क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द और कस लीं और उसकी गर्दन से आने वाली उस मीठी और सौंधी सी महक को महसूस करने लगा। मुझे तुम्हारे साथ भाई भाई बनकर नहीं रहना। जैसे ही ये बात मेरे मुंह से निकली, मुझे खुद पर ही हंसी आ गई। पता ही नहीं चला कि कब मेरी फिक्र उसके लिए इतनी बढ़ गई। सच तो यह है कि पहले मैं ही कहता था कि हम भाई भाई हैं और अब मैं ही हूँ जो सिर्फ भाई बनकर नहीं रहना चाहता। चिनात्सु ने अब भी मचान पर ईंटें ढोने का काम जारी रखा था। वहाँ काम थका देने वाला था, लेकिन पैसे बाकी जगहों के मुकाबले थोड़े ज्यादा मिलते थे। मुझे उसका ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं उसे समझा भी नहीं पाता था। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता था, इसलिए हार मानकर मैंने उसे जाने दिया। अब मैं बस इतना ही कर सकता था कि उसके लिए रोज बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाऊं और उसके लंच बॉक्स अच्छे से तैयार कर दूं। जब वो हॉस्पिटल में थी, उस दौरान मेरा खाना बनाने का हुनर, कुकिंग स्किल्स कमाल का हो गया था। अब जब वो मेरा बनाया खाना खाती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आज खाने में बीफ भी है क्या? मैं अपना चेहरा हथेलियों पर टिकाए उसे पागलों की तरह खाते हुए देख रहा था। मेरा दिल खुशी से भर गया। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं रोज तुम्हारे लिए बीफ के बढ़िया पकवान बनाऊंगा। मैं तो कुछ भी खा लूंगी, बस वो तुम्हारे हाथ का बना होना चाहिए। ये बुद्धू मक्खन लगाने में भी किसी से कम नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अच्छा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए घर का रसोइया, हाउस हस्बैंड बना रहूं? चिनात्सु घबरा कर सफाई देने लगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तभी एक मजदूर भाई हाथ में एक कुरियर ये लिए पागलों की तरह चिल्लाते हुए हमारी तरफ दौड़ता आया। चिनात्सु, ओ चिनात्सु, ये तो चिंगहुआ से है। पल भर में ही सबने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जल्दी इसे खोलो, हमें भी हाथ लगाने दो। क्या बात है, अब तो हमारी साइट न्यूज में आएगी। चिनात्सु ने कांपते हाथों से कुरियर खोला। शिंगाहुआ यूनिवर्सिटी का वो एडमिशन लेटर सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और दौड़कर मेरी बाहों में समा गई। चलो हम साथ में दिल्ली, बेजिंग चलेंगे। मैंने उसे खुशी के मारे गोद में उठा लिया और हवा में गोल गोल घुमाने लगा। उसकी वो शानदार मुस्कुराहट देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन उसी पल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि असल में मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। एक तरफ मैं जिसने एग्जाम में 0 स्कोर किया था और दूसरी तरफ वो जो अब देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सिंघुआ की स्टूडेंट बनने वाली थी। हम दोनों का मेल कहीं से भी बैठता नहीं दिख रहा था, लेकिन चिनात्सु को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चेंगलिंग, मुझे तुम्हारी डिग्री
यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। जब हम वहां जाएंगे तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास ही एक कमरा किराए पर ले लेंगे। जब मेरी क्लास नहीं होगी तो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो अपनी जिंदगी में इतनी आगे निकल जाए और मैं बस हाथ पर हाथ धरे वहीं खड़ा रहूं। मैंने उदासी में अपने खाने को चम्मच से हिलाया और सोचने लगा, पर एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरा। मुझे पता था कि चिनात्सु पढ़ाई में अच्छी है, पर यह अंदाजा नहीं था कि वो पूरे प्रदेश की टॉपर है। ऐसी स्टूडेंट जिसे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज खुद बुला रही थी। मुझे चुप देखकर वो मुझे हंसाने की कोशिश करने लगी। इन कुछ महीनों की जो पगार मिली है उससे हम साथ में दिल्ली घूमने चलेंगे। मैंने उसे झिड़कते हुए देखा। घूमना क्या, इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे तुम्हारी पढ़ाई में काम आएंगे। मुझे लगा घूमने जाने से शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। सच तो यह है कि पहले मैं अपने पापा के कार्ड से कहीं भी पैसे उड़ा देता था और मुझे मजा आता था, लेकिन आज चिनात्सु के खून पसीने की कमाई को खुद पर खर्च करना ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चलो चीयर्स। मुझे मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी सुकून आ गया। उसने राहत की सांस ली और अपना गिलास मुझसे टकराकर एक ही बार में खाली कर दिया। लेकिन हकीकत हमेशा एक जोरदार तमाचे की तरह सामने आती है। जल्दी देखो, सब खत्म हो गया। साइट पर अब भी पगार नहीं बांटी गई थी और मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनमें से कई लोगों के घर में बच्चे थे जिनकी स्कूल की फीस इसी पगार के भरोसे थी। जब वो अपना हक मांगने पहुंचे तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। ली दावेई अपनी ऑफिस की कुर्सी पर मुंह में सिगरेट दबाए ऐसे बैठा था जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। पैसे तो नहीं है भाई, अगर जान चाहिए तो ले लो। चिनात्सु ने उसका रास्ता रोका और चिल्लाकर कहा, आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। मैं आपके